नमस्कार, हरियाणा नयापुर में हूं आपके साथ हितेंद्र। हाथरस हादसे की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। जुलाई महीने का पहला मंगलवार हाथरस जिले के लिए बड़ा अमंगल साबित हुआ। सिकंदरा राव में सत्संग में भगदड़ मचा और फिर चीख पुकार वहां पर मच गई। कोई कुछ समझ पाता तब तक कई जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। क्या है हाथरस हादसे की इनसाइड स्टोरी, दिखाएंगे आपको। यूपी के हाथरस में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 120 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गई, कई लोग घायल हो गए तो कई लापता हैं। इस हादसे की इनसाइड स्टोरी रही है क्या, कैसे यह हादसा हुआ है और क्यों हुआ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। समय दोपहर 1:20। जगह फुलरई गांव, सिकंदरा राव, हाथरस। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें और रोते बिलखते लोग, मदद की गुहार लगाते लोग। 2 घंटा हो गए तो जिंदा है, मार रहे हैं ये तो। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और यहाँ अभी तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को सप्लाई नहीं कर रहे, नहीं अभी तक कोई। हाथरस में जो हादसा हुआ उसने सभी को दहलाने का काम किया। तस्वीरें ऐसी थी जिन्हें दिखा पाना भी मुश्किल हो रहा है। हाथरस हादसे की इनसाइड स्टोरी की बात करें तो समय सुबह 10:20। सत्संग शुरू हो गया। करीब 10:15 बजे भोले बाबा के सत्संग में हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके थे। दोपहर लगभग 1 बजे सत्संग खत्म हुआ। लगभग 4 घंटे बाबा ने अपने प्रवचन दिए। लोग बाबा की भक्ति में इतने लीन थे कि कड़ी धूप में भी 4 घंटे तक बाबा का सत्संग सुनते रहे। दोपहर लगभग 1:20। बाबा अपना प्रवचन देकर निकले। लोग बाबा के दर्शन के लिए भागे। भगदड़ मची और चीख पुकार भी मच गई। सत्संग खत्म होते ही बाबा अपना काफला लेकर निकल गए तो लोग भागने लगे बाबा के दर्शन के लिए। भगदड़ मची और कई महिलाएं और बच्चे गिर गए। लोग इनके ऊपर से भागने लगे तो चीख पुकार मच गई। इसके बाद जो हुआ वो सभी के सामने है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है। 18 लोग घायल है। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है, वहाँ पे इन लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। FIR भी तो हुई है। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है SDM से भी और पुलिस से भी वहाँ पे। इस हादसे की पूरी कहानी की बात करें तो हाथरस के सिकंदरा राव में यह हादसा हुआ। हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में सत्संग का आयोजन किया गया था और भोले बाबा के सत्संग में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे। सत्संग खत्म होने के बाद एक साथ लोग यहां से निकले। सत्संग स्थल पर हॉल छोटा था और गेट भी काफी पतला था। पहले बाहर निकलने के चक्कर में एकदम से भगदड़ मच गई। भगदड़ में लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। सत्संग में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन सिकंदरा राव का CSC तब तक लाशों से अटा पड़ा था। काफी लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया तो काफी लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से दम तोड़ दिया। तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन 2 घंटे में बताइए हमने कच के लाया। इनमें सांस चल रही है। जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री SP कोई नहीं है यहाँ पर।
नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उस पर ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? अभी आ रहा है, सुनने वाला नहीं है। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। अन्य नगरी चौपट पर आजा ऑक्सीजन लगी। दोपहर 2 बजे तक आग की तरह खबर पूरे देश में फैल गई। प्रशासन से सवाल पूछे जाने लगे तो प्रशासन से जवाब देते नहीं बन रहा था। ऐसे में सवाल यूं ही उठते रहे कि आखिर 120 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इतने परिवारों में आज मातम पसरा हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हाथरस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं और सवाल प्रशासन पर भी। सदन में जहां पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। हादसे की जांच के लिए टीम भी गठित की गई। हाथरस हादसे में कई परिवार तबाह हो गए। सत्संग स्थल मानो जैसे शमशान में तब्दील हो गया। लाशों का अंबार लग गया और चीख पुकार से माहौल गमगीन था। जिस समय यह हादसा हुआ, पीएम मोदी सदन में बोल रहे थे। खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने सदन में ही इस घटना पर दुख प्रकट किया। हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद विपक्षी सांसदों ने हादसे पर दुख जताया और राहुल गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी दुख जताते हुए उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है? बार-बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। पीड़ितों को सहायता राशि का ऐलान कर दिया गया है और जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर एक पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब
सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। वहीं हादसे पर दुख जताते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भगदड़ से हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है उन शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। परमात्मा उन्हें ये दारुण दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मैं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहन करने की शक्ति दे। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके अलावा पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी दुख जताते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। इस हादसे में जान गंवाने वाले भक्तों को श्रद्धांजलि एवं उनके परिवारजनों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान से प्रार्थना है कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। इसके अलावा भी कई राजनीतिक लोगों ने हादसे पर दुख जताया। 120 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गई। कई लोगों ने अपने अहम अंग तक गंवा दिए। हादसे पर सवाल तो प्रशासन पर उठ रहे हैं। इंतजार रहेगा कि आगे क्या क्या कार्रवाई इस मामले को लेकर होती है और दोष किसका निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हाथरस हादसे पर पुलिस की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें बाबा को नामजद नहीं किया गया है, लेकिन कई बड़ी बातें इस एफआईआर के जरिए इस हादसे से जुड़ी हुई सामने आई हैं। क्या है एफआईआर के मुख्य बिंदु, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार के दिन बहुत बड़ा मंगल हो गया। कई परिवार काल के गाल में समा गए। हाथरस के आसपास के शहर, चाहे अलीगढ़ हो या आगरा, हर जगह अस्पतालों में हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा था। बाहर परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे थे। हाथरस हादसे में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा, आयोजकों के द्वारा जो शर्तें एसडीएम साहब ने दी थी उनका कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीजों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे प्रशासन कार्रवाई करेगा। भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुँच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर सर, इस मामले में कोई एफआईआर हुई है सर? एफआईआर दर्ज की गई है कोई अभी तक? नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 धारा 105, धारा 110, धारा 126(2), 223 और 238 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस एफआईआर में पुलिस की तरफ से कुछ खुलासे भी किए गए हैं। पुलिस ने एफआईआर के मुताबिक बताया है कि आयोजनकर्ताओं ने तथ्य छिपाए थे। 80,000 लोगों की अनुमति के बाद 2.5 लाख लोग सत्संग में पहुंच गए और जब भीड़ दब रही थी तो सेवादारों और आयोजकों ने जबरदस्ती भीड़ को रोका। भगदड़ के दौरान आयोजक और सेवादारों ने कोई सहयोग नहीं किया।
इस एफआईआर में बाबा को नामजद नहीं किया गया है। आयोजकों ने संख्या प्रशासन से छिपाकर भीड़ बुलाई। एफआईआर के मुताबिक आयोजकों ने साक्ष्य भी छिपाए। सूत्रों के मुताबिक हाथरस मामले में बाबा का नाम एफआईआर में जल्द जोड़ा जा सकता है या पुलिस एक और एफआईआर भी बाबा को नामजद करते हुए दर्ज कर सकती है। उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। हालांकि पुलिस बाबा के ठिकानों तक पहुंची, उस आश्रम तक पहुंची जहां से इस सत्संग का आयोजन अलग अलग जगहों पर होता है, लेकिन बाबा यहां नहीं मिले। फिलहाल जांच चल रही है और तथ्यों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हाथरस हादसे के बाद बाबा का कुछ अता पता नहीं था। हादसे के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर ये भोले बाबा हैं कौन, और अगर उनके सत्संग में ये हादसा हुआ तो कम से कम सभी के सामने आकर के इस हादसे पर कुछ प्रतिक्रिया तो देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए आपको बताते हैं भोले बाबा की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराव कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार को सत्संग में हुए बड़े हादसे से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यहां साकार हरि बाबा का सत्संग चल रहा था। अभी तक बाबा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये भोले बाबा हैं कौन। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो एटा जिले के बहादुर नगरी गाँव के रहने वाले हैं। बाबा की शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में ही हुई। पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी बाबा की तैनाती रही। हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान ये इटावा में भी पोस्टेड रहे और नौकरी के दौरान भोले बाबा पर यौन शोषण के भी आरोप लगे। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस विभाग से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद बाबा ने अपना नाम बदल लिया। बाबा ने सूरजपाल से नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि अपना नाम रख लिया। नाम बदलने के बाद बाबा धार्मिक उपदेशक बन गए। लोग अब भोले बाबा के नाम से इन्हें पुकारने लगे। बाबा की पत्नी भी समागम में रहती हैं। बाबा का गांव में आश्रम 30 एकड़ में फैला हुआ है, जहां किसी देवता की मूर्ति नहीं है।
2014 में मैनपुरी के बिछवा में इन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया। मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले बाबा की गांव-गांव गहरी पैठ है। अनुयायी बाबा को भगवान शिव की तरह पूजते हैं। भोले बाबा अपने समागम में दावा करते हैं कि 18 साल की नौकरी के बाद 90 के दशक में उन्होंने वीआरएस ले लिया। उन्हें नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से आध्यात्म की ओर खींचकर कौन लाया। वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से पता चला कि ये शरीर उसी परमात्मा का अंश है। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। भोले बाबा का मॉडल लुक भी काफी चर्चाओं में शुरुआत से रहा है। भोले बाबा किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनते। बाबा सत्संग में 3 पीस सूट और रंगीन चश्मे में नजर आते हैं। सूट और बूट का रंग हमेशा सफेद होता है। कई बार कुर्ता पैजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाते हैं। दावा है कि 26 साल पहले बाबा सरकारी नौकरी छोड़कर धार्मिक प्रवचन करने लगे। भोले बाबा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर में लाखों अनुयायी हैं। खास बात यह है कि इंटरनेट के जमाने में अन्य साधु संतों और कथावाचकों से इतर ये सोशल मीडिया से दूर हैं। साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के आयोजन में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है। अनुयायी भी कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं। बाबा कोई साहित्य या सामग्री नहीं बेचते। समागम कार्यक्रमों के लिए श्रद्धालुओं से चंदा नहीं लिया जाता। अनुयायी मंच के नीचे से बाबा को प्रणाम करते हैं। चढ़ावा नहीं लेने की वजह से बाबा के अनुयायी बढ़ते चले गए। बाबा का कनेक्शन सियासत में भी माना जाता है। उधर मई 2022 में जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय फर्रुखाबाद में भोले बाबा ने सत्संग किया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से ज्यादा लोग इस सत्संग में शामिल हुए थे। यहाँ उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ मंगलवार को, जहाँ हजारों की अनुमति थी तो पहुंचे लाखों लोग, और जो हुआ वो सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हाथरस में जो हादसा हुआ वो कितना भयानक था, इसे बताया है वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने। सुनिए। मेरी माई, आपको पता था कि ये गई हैं? हाँ गई। कैसे पता चला कि ये हादसा हुआ? हादसा कहाँ गए, तो फिर ने बताया कि तुम्हारी मम्मी खत्म हो गई, आसमान हो गई। कौन कौन है अभी घर में? घर में छोटे बच्चा है, मैं हूँ, एक छोटा भाई है। क्या हादसा हुआ? वो एक संग भीड़ आई है सभा में। सत्संग चल रहा था। क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया ने कितने करने की भैया। क्या बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं भीड़ ज्यादा थी। बहुत हुई भीड़ है, बहुत हुई। डर की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई है, दूसरे दब गए वहाँ में, पीछे गए एक संग। घटना क्या हुई थी? अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अरे हम गिनती ना है, पूरी गाड़ी बड़ी गाड़ी भरी थी पूरी। बस थी। कितने बजे आ गए थे आप लोग वहाँ पे? हम लोग तो 9:30 बजे आ गए थे, पंडाल में 10 बजे आ गए थे। अच्छा, पंडाल 10 बजे। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या बताएं करेंगे? समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई गए। बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना है? हम सत्संग में गए थे, साल थी, और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी दिख रही थी। तो अचानक ही धक्का हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी। कैसे? ये पहली बार नहीं है जब देश में कोई ऐसा हादसा हुआ हो। धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान हादसों का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन हर बार जब कोई हादसा होता है तो सवाल एक ही उठता है कि आखिर कब हम इस तरह के हादसों से सबक लेंगे, कब तक मासूम जिंदगियां ऐसे ही हादसों की भेंट चढ़ती रहेंगी, और कब ऐसे हादसों से पल्ला झाड़ने के बजाय जिम्मेदार लोग कहेंगे कि आगे ऐसे हादसे नहीं होंगे। सवाल कई और भी हैं, लेकिन जवाब भविष्य के गर्त में है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।